हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने 60 क्वेश्चन तक देख लिया था और जो भी एक्सप्लेनेशन वगैरह थे उसे समझने का प्रयास किया था। आज हम उसके आगे स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, हु पब्लिश्ड द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1859। 1859 में छपी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति के रचयिता कौन थे? लेमार्क, वैलेस, ओपेरिन या फिर डार्विन? तो राइट आंसर है डार्विन। 1859 में छपी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के रचयिता डार्विन थे। फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिक नामक पुस्तक के रचयिता लेमार्क थे। अल्फ्रेड रसल वेलेस जैव विकास परिकल्पना का दूसरा सिद्धांत डार्विनवाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का प्रकाशन किया था। ओपेरिन, इन्होंने 1924 में रासायनिक संश्लेषण द्वारा जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु propounded द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? प्राकृतिक वर्णवाद का मत किसने प्रस्तुत किया था? इरेस्मस डार्विन, लेमार्क, चार्ल्स डार्विन या डिब्रीज? इसका राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने 1809 से करीब, इनका जो लाइफ था 1809 से 1882 तक था। तो चार्ल्स डार्विन का जन्म 1809 में लंदन में हुआ था। यह एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। प्राकृतिक वर्णवाद यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का मत चार्ल्स डार्विन और वेलेस ने सन 1858 में दिया था। अगले साइंटिस्ट इसमें दिए थे जो इरेस्मस डार्विन। इन्होंने चार्ल्स डार्विन के दादा थे। ये इरेस्मस डार्विन चार्ल्स डार्विन के दादा थे जो कि एक लेखक थे। अगला नाम यहाँ पे है ऑप्शन में लेमार्क। इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का मत 1801 में दिया था। एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर है डिब्रीज। तो डिब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन थ्योरी 1901 में दिया था। तो राइट आंसर आप इसको ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत, सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को डिस्कवरी ऑफ डार्विनिज्म वाज? डार्विनवाद का सह खोजी था माल्थस, रस्किन, वेलेस या रॉबर्ट? इसका राइट आंसर होगा बी। कौन थे इसके? वेलेस थे, है ना, डार्विन के सह खोजी। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, ऑफ द फॉलोइंग हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी ऑगस्ट विजमैन, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन या फिर ऑप्शन डी ह्यूगो डिब्रीज? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक के जो लेखक थे वो थे ऑप्शन सी यानी कि चार्ल्स डार्विन। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ? ऑप्शन ए जेनेटिक ड्रिफ्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन, ऑप्शन बी नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन माइग्रेशन ऑफ ए सब स्पीसीज, ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज ए इवोल्यूशनरी इफेक्ट prominent in several arthropods. Industrial millenism is an example of Darwinian natural selection in action for half a century. तो मौत का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जो मौत उस समय वाइट हुआ करते थे। तो ड्यू टू जब पोल्यूशन कम हुआ करता था तो वाइट वाले मॉस का वर्चस्व हुआ करता था। लेकिन ड्यू टू पोल्यूशन क्या हुआ कि ये जो भी प्लांट वगैरह थे, जो भी प्लांट के बार्क वगैरह थे, डार्क कलर के होने लगे, जिससे कि जो वाइट मॉथ थे वो क्या हुए, मतलब इजीली दिखाई देने लगे। और जो प्रेडेटर थे यानी कि जो भी बर्ड्स वगैरह ने खाने वाली थी उनके द्वारा आसानी से चुन लिए गए, जिसकी वजह से जो डार्क कलर के मॉथ थे उनका नंबर बढ़ गया। तो इसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। जो नेचर में अपने आप को बचाने की पावर रखता है, कोई कैपेसिटी रखता है, तो वो दिखाई देता है। और जिसके पास नेचर में अपने आप को छुपाने की क्षमता नहीं होती, अपने आप को हाइड करने की पावर नहीं होती, या
डिफरेंट टाइप के सिलेक्शन की बात की गई है। तो इसमें एक है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 66, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द स्टडी ऑफ फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी द कंसेप्ट ऑफ पेंजेंस वाज गिवन बाय। ऑप्शन ए J.B. लेमार्क, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी A.B. बीजमैन, ऑप्शन डी G.J. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका राइट आंसर है बी, चार्ल्स डार्विन। ये जो कहते हैं ना हेरिडिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट पेंजेन, जो पेंजेन है ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इनकी परिकल्पना थी कि किसी जीव के प्रत्येक अंग में उस अंग की बहुत छोटी अदृश्य किंतु एकदम उस जैसी प्रतियां उत्पन्न होती हैं। इन प्रतियों को उन्होंने पेंजीन अथवा मुकुलन कहा। किसी जीव के सभी अंगों में उत्पन्न पेंजीन रक्त नलिकाओं तथा जननांगों में जाते हैं और इस प्रकार नर युग्मक द्वारा नर जनक के सभी अंगों में पेंजीन युग्मज में आते हैं। साथ ही मादा जनक के सभी अंगों के पेंजीन मादा युग्मज द्वारा जाइगोट यानी कि युग्मज में आते हैं। परिवर्धन के दौरान विभिन्न अंगों के पेंजीन भ्रूण के उन अंगों में चले जाते हैं और उन अंगों के आकार का निर्धारण करते हैं। इस विचारधारा को पेंजीनवाद नाम दिया गया था, लेकिन यह धारणा कुछ ही समय बाद निर्मूल सिद्ध कर दी गई, यानी कि ये गलत सिद्ध कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, लीडरबर्ग्स रेप्लिका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन। लेमार्क्स थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, डार्विन थ्योरी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे होना चाहिए म्यूटेशन थ्योरी। फिलहाल हम आगे बढ़ के देखते हैं। आपका राइट आंसर है डार्विन थ्योरी यहाँ पे दिया हुआ है। देखते हैं फिलहाल ऐसा क्यों दिया हुआ है। लीडरबर्ग रेप्लिका प्रयोग डार्विन की व्याख्या करता है। इसका एक्सपेरिमेंट सर्वप्रथम जोशुआ और लीडरबर्ग ने किया था। इसके द्वारा इन्होंने एडाप्टेशन का आनुवंशिक आधार बताया था। जोशुआ लीडरबर्ग और एस्थर लीडरबर्ग ने लीडरबर्ग रेप्लिका प्रयोग के द्वारा डार्विन सिद्धांत की व्याख्या की। इन्होंने अनुकूलन को आनुवंशिक विकास का आधार माना। इस प्रयोग के द्वारा बैक्टीरिया को पेनिसिलिन के साथ प्लेट पर रखकर अनुकूलन को समझने की कोशिश की गई। इसमें पाया कि बैक्टीरिया की कुछ कॉलोनी सर्वाइव नहीं कर पाई, परंतु जो सर्वाइव कर गई उनमें पेनिसिलिन रेजिस्टेंट की क्षमता विकसित हो गई। अब ये वातावरण में अपनी वंश वृद्धि के लिए सक्षम हो गए, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात आई कि जिन्होंने अपने आप में कुछ चेंज किया, रेजिस्टेंस की पावर लाई, तो वो लोग क्या किए, दिखाई दिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर म्यूटेशन वर्ड ना यूज करके हम कह सकते हैं कि चेंज तो हुआ ही है। तो फिलहाल ये मेंडल के क्या कर रहा है, ये डार्विनवाद की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 68, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 डार्विन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लिस्ट 1 लेमार्क, इसके सामने है म्यूटेशन। लिस्ट 1 में है ह्यूगो de Vries, इसके सामने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लाइफ। एंड लिस्ट 1 में है डी ऑपेरेन, इनके सामने क्या दिया है, नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। तो देखते हैं, बी यानी कि ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1 मिला लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ए का 4 यहाँ पर दिया है, डार्विन नेचुरल सिलेक्शन, लेमार्क इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, सी ह्यूगो de Vries म्यूटेशन, डी ओपेरिन ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो कह सकते हैं गलत है, क्योंकि ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 2 है और डी का 3। तो कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन तो ठीक है, बट आंसर की गलत दिया हुआ है। थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको आप। क्वेश्चन नंबर 69, डार्विन्स फिंचेज प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम। जो डार्विन्स फिंचेज है ये इवोल्यूशन का प्रमाण देती हैं, है ना, किस तरीके से, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच भौगोलिक वितरण का प्रमाण देती है। डार्विन ने गैलोपैगस द्वीप समूह की जियोम्पाइजा अनेक द्वीपों पर फैल गई। ये जो गैलोपैगस डार्विन फिंचेस थी
तथा वातावरण व भोजन की उपस्थिति के प्रभाव में उनके चोंच के आकृति व लंबाई में विशेष परिवर्तन आया, जिससे वह वातावरण के उपायोजित होकर नई किस्मों में बदल गई हैं। जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंचेज यानी कि बर्ड्स हैं भौगोलिक वितरण का प्रमाण देती हैं। डार्विन ने देखा कि गलापैगस द्वीप समूह की जियोस्पाइजा यानी कि डार्विन फिंचेज अनेक द्वीप समूह में फैल गई और धीरे धीरे विभिन्न वातावरण के अनुसार उपयोजित होकर नई किस्में बदल गई। वातावरण व भोजन की उपस्थिति के कारण जियोस्पाइजा यानी कि डार्विन फिंच के चोंच की आकृति एवं लंबाई में विशेष परिवर्तन आया। यानी कि वातावरण भी डिसाइड करता है कि बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। तो ये डार्विन का जो सिद्धांत है ना, कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है जियोग्राफिकल, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अगला टॉपिक है नव डार्विनवाद यानी कि नियो डार्विनिज्म। ये जो नियो डार्विनिज्म है, इसमें पहला क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन नंबर है, मोस्ट कन्विंसिंग इन डार्विन्स थ्योरी इज। डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्त है माल्थस इसे, पॉपुलेशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज। इसका राइट आंसर है फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज, जातियों का निर्माण। डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्त जातियों के निर्माण से है। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने जातियों के विकास के बारे में अपने विचार दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन मीन्स। प्राकृतिक चयन का मतलब क्या है? बेटर एडेप्टेबिलिटी, बेटर सर्वाइवल, एलिमिनेशन ऑफ लेस एडेप्टेड, ऑल ऑफ द एबव। तो बेटर एडेप्टेबिलिटी प्राकृतिक चयन का मतलब है। तो राइट आंसर क्या है? ए हो जाता है इसका। और देखते हैं, प्राकृतिक चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीनों द्वारा दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इससे तात्कालिक वातावरणीय दशाओं में बेहतर अनुकूलन की क्षमता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है ऑप्शन ए म्यूटेशन, ऑप्शन बी नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है म्यूटेशन भी है और नेचुरल सिलेक्शन भी है। ध्यान रहे, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। तो म्यूटेशन भी रिस्पॉन्सिबल है और नेचुरल सिलेक्शन भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। देखते हैं, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन भी है। नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी कारक उत्परिवर्तन व प्राकृतिक चयन है। डार्विन के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति जैव विकास द्वारा हुई तथा विकास मुख्य रूप से प्राकृतिक वर्ण का कारण होता था। प्राकृतिक वर्ण जीवों में उपस्थित विविधता पर क्रिया करता है और इस कारण सबसे अधिक अनुकूल जीव ही जीवित रह पाते हैं और शेष जीव मर जाते हैं। इस प्रकार जीवों में परिवर्तन होते रहते हैं और कालांतर में नई जीव जातियों का उद्गम होता है। डार्विन के इस सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण के कारण योग्यतम की उत्तरजीवता अथवा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहा गया। अगला टॉपिक है म्यूटेशन। इवोल्यूशन का अगला टॉपिक है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। क्वेश्चन है फॉर इवोल्यूशनरी सक्सेस ए म्यूटेशन मस्ट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। म्यूटेशन कहाँ होना चाहिए? सोमेटिक आरएनए में, सोमेटिक डीएनए में, जर्म प्लाज्म डीएनए में, नन ऑफ द एबव में। याद रखिएगा जर्म प्लाज्म डीएनए में, यानी जर्म प्लाज्म से ही गैमीट्स वगैरह में जो होते हैं जर्म प्लाज्म बोला जाता है, जो गैमीट्स में डीएनए होते हैं। तो उत्परिवर्तन डीएनए की जर्म प्लाज्म होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। उत्परिवर्तन या तो प्रकृति में अपने आप होते हैं रहते हैं, लेकिन कुछ कारकों द्वारा इस आधार पर उत्परिवर्तन निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वतः उत्परिवर्तन सेल्फ म्यूटेशन, एक होता है प्रेरित उत्परिवर्तन यानी कि इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जो कि लोग तरह तरह के केमिकल के कॉन्टेक्ट में आते हैं, चेंज आते हैं, तो किसी को कैंसर की समस्याएं सब आती हैं, तो ये सब म्यूटेशन का ही देन है। म्यूटेशन बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, तो डिपेंड करता है कि कितना यूजफुल म्यूटेशन किसी लिविंग बीइंग में हुआ है। म्यूटेशन बाय रेडिएशन वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय H.J. मुलर, ह्यूगो डी वरीज, जेम्स वाटसन, हरगोविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर है H.J. मुलर। म्यूटेशन बाय रेडिएशन वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली
तो एच जे मुलर ने एक्सपेरिमेंटली इसको क्या किया था, डिमॉन्स्ट्रेट किया था, दर्शाया था। विकिरण के द्वारा उत्परिवर्तन को सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप पहली बार एच जे मुलर ने 1935 में प्रदर्शित किया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने सर्वप्रथम उत्परिवर्तन को परिभाषित किया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सन 1968 में प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। याद रहे, इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। म्यूटेशन थ्योरी जो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का किसने प्रपोज किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने, लुईस पास्चर ने, ई डार्विन ने या डब्ल्यू हार्वे ने? इसका राइट आंसर है ह्यूगो डी ब्रिज। राइट आंसर ए। म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज स्टडीड ऑन ओइनोथेरा लैमार्कियाना, यानी कि इवनिंग प्रिमरोज पर इन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था और ये बताया था कि जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है वो म्यूटेशंस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है म्यूटेशन इज, म्यूटेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ जीन्स, चेंज ऑफ सेक्स, इनहेरिटेबल चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीनोमिक डीएनए, डी वेरिएशन फ्रॉम द एंसेस्ट्रल टाइप। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इनहेरिटेबल चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीनोमिक डीएनए, यानी कि जो परिवर्तन है ये आनुवंशिक रूप से जो ट्रांसफ़र हो सके, जो हमारा जीनोमिक डीएनए है उसमें जो चेंज आता है उसे कहते हैं क्या, हम म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन। और ये टर्म था इसको ह्यूगो डी ब्रिज ने इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि दिया था, भूलिएगा मत इसको। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए जीन म्यूटेट फ्रॉम ए म्यूटेंट एलील बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म सच म्यूटेशन इज कॉल्ड। यानी कि व्हेन ए जीन म्यूटेट फ्रॉम, अगर एक जीन में म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है, और फ्रॉम ए म्यूटेंट यानी कि जिसमें कोई उत्परिवर्तन नहीं था उस एलील से, बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म सच म्यूटेशन, यानी कि किसी म्यूटेशन था और फिर से उस ए म्यूटेंट हो गया, चेंज हो गया और फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, बदलाव जो था, तो इस तरह के म्यूटेशन को क्या बोलेंगे? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, ऑप्शन सी रिवर्स म्यूटेशन, ऑप्शन डी रिकॉम्बिनेशन। तो राइट आंसर इसका होगा रिवर्स म्यूटेशन। तो म्यूटेशन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन आर कॉल्ड द फाउंटेन हेड ऑफ इवोल्यूशन बिकॉज दे एड न्यू वेरिएशन विच म्यूटेशन कन्वर्ट द म्यूटेंट बैक ओरिजिनल फॉर्म कॉल्ड रिवर्स म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस ऑफ ए सेल विल। अगर किसी सेल के न्यूक्लियोलस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए स्टिमुलेट सेल डिवीजन, ऑप्शन बी किल द सेल, ऑप्शन सी कॉज जीन म्यूटेशन इन द सेल, ऑप्शन डी इनहिबिट सेल डिवीजन। तो अगर किसी के न्यूक्लियोलस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो क्या होगा? सेल डिवीजन स्टिमुलेट होगा, यानी कि सेल जो कोशिका विभाजन है वो दीपित होगा। ऑप्शन बी है किल द सेल, सेल मर जाएगी। ऑप्शन सी है कॉज द म्यूटेशन, कि जो सेल है उसमें उत्परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन सी डी है इनहिबिट सेल डिवीजन, कि जो सेल डिवीजन है वो रुक जाएगा। इसका राइट आंसर है सी, अगर न्यूक्लियोलस उसको क्या किया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो क्या होगा? क्यों म्यूटेशन हो जाएगा, क्योंकि इनसाइड न्यूक्लियोलस आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस का जीन म्यूटेशन इन द सेल, यानी कि उत्परिवर्तन हो जाएगा अगर न्यूक्लियोलस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो। क्वेश्चन नंबर 79, म्यूटेशंस आर मेनली, उत्परिवर्तन अधिकतर होते हैं हार्मफुल म्यूटेशन, बेनिफिशियल, रिसेसिव, डोमिनेंट। इसका राइट आंसर है हार्मफुल होते हैं, मोस्टली हार्मफुल होते हैं, बहुत रेयर केस में क्या होते हैं, ये बेनिफिशियल होते हैं। अब देखते हैं और भी कुछ यहाँ एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा देखने को। अब तक ज्ञात तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि सेल्फ एवं इंड्यूस्ड जो म्यूटेशन होते हैं उत्परिवर्तन की प्रकृति में कोई अंतर नहीं होता। अधिकांश उत्परिवर्ती विकल्पी म्यूटेंट एलील रिसेसिव होते हैं। अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक प्रभाव वाले होते हैं। लगभग 0.1% उत्परिवर्तन लाभदायक होते हैं। प्रकृति में स्वतः उत्परिवर्तन होते रहते हैं। अधिकांश प्रेरित उत्परिवर्तन बहुप्रभावी होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, फॉर एंट्री इन जीन पूल ए म्यूटेशन मस्ट अकर इन, यानी कि जीन पूल में प्रवेश करने के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए कैसा? सोमैटिक सेल में, जर्म सेल में, प्लाज्मा प्रोटीन में, सोमैटिक डीएनए में। याद रखिएगा म्यूटेशन कहाँ होना चाहिए? जर्म सेल में होना चाहिए, यानी कि
उसने उन्हीं से एक गैमीट बनता है, यानी गैमीट्स में होना चाहिए। अगर गैमीट्स बनाने वाली सेल या गैमीट में उत्परिवर्तन होता है तो क्या रहेगा, वही आगे चल के फ्यूजन होगा और जाइगोट बनेगा और अगली जनरेशन में आगे बढ़ेगा। तो राइट आंसर क्या इसका है, बी है। और पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? ऑप्शन ए लॉस ऑफ जीन, चेंज इन बेस ऑफ जीन, एडिशन ऑफ ए जीन, डिलीशन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ जीन। तो राइट आंसर इसका होगा चेंज इन ए बेस। अगर किसी डीएनए का केवल एक बेस ATCG लाइन से लगे हुए हैं, ATCG, तो किसी जगह पर ए यानी कि टी की जगह पे कुछ और आ जाए, सी आ जाए, और जिसकी वजह से जो जीन है उसमें बदलाव आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिलेगा सिकिल सेल एनीमिया का, जिसमें हीमोग्लोबिन बनाने वाला जो जीन का सेट होता है, कोड होता है, छठे नंबर पर ग्लूटामीन बनता है, लेकिन छठे नंबर के एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने की वजह से वहाँ पर ग्लूटामेट की जगह पर क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है, और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है और सिकिल सेल एनीमिया डिजीज़ हो जाता है, जो कि क्या है, एक तरह से कह सकते हैं एनीमिया, यानी कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट होगा, उसको सफोकेशन होगा आरबीसी अच्छा ना बनने की वजह से। देखिए कुछ और भी बातें की गई इसमें। पॉइंट म्यूटेशन में जीन के एक बेस में परिवर्तन होता है। डीएनए अणु के संकेत सूचना वाहक जीनों में उत्परिवर्तन से मिलते हैं। इन जीनों के नियंत्रण में संश्लेषित होने वाली प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम बदल जाते हैं। सिंपल सी बात है, अभी मैंने कहा कि ग्लूटामीन की जगह पे क्या हो जाएगा, वैलिन हो जाएगा अमीनो एसिड। और अनुवंशिक लक्षणों के दृश्य रूप प्रभावित हो सकते हैं। जीन स्तर के इस उत्परिवर्तन की निम्नलिखित श्रेणियाँ होती हैं। पहला साइलेंट जीन म्यूटेशन, दूसरा मिस सेंस म्यूटेशन, तीसरा नॉन सेंस म्यूटेशन, चौथा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये सब म्यूटेशन के टाइप हैं, इसको ध्यान दीजिएगा क्या क्या कंडीशन होगा। और साइलेंट म्यूटेशन यानी कि उसमें कोई जो भी चेंज हुआ है, अभी आप जब कोडॉन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जो जेनेटिक कोड होता है वो डी जनरेट होता है, यानी कि एक ही अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन भी होते हैं मोस्ट ऑफ अमीनो एसिड के लिए। तो हो सकता है कि जो म्यूटेशन हुआ, जो चेंज हुआ, वो म्यूटेशन ऐसा हुआ कि उसको ऑप्शन, यानी कि अगर उस अमीनो एसिड को 4 कोडॉन कोड कर रहे थे तो जो वहाँ पर कोडॉन था उसमें जो बदलाव हुआ वो तीसरा चौथा ही बन के आया, तो वो साइलेंट रहेगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगला है फ्रेम शिफ्ट में पूरा फ्रेम ही बदल जाता है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई नया जीन ऐड कर दिया जाए, यानी कि न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, तो क्या होगा कि पूरा चांस क्या है कि पूरा सेट जो कोड होगा पूरा mRNA का जो बनेगा वो पूरा क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। जिस प्रोटीन के लिए उसमें इंफॉर्मेशन थी वो प्रोटीन नहीं बनेगी। नॉनसेंस है कि बीच में गलती से स्टॉप कोडॉन बन गया जिसकी वजह से इनकम्प्लीट प्रोटीन बन रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉनसेंस म्यूटेशन बोलेंगे। म्यूटेशन इन वायरस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, म्यूटेशन की क्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम देखी गई। ए डेलब्रक के द्वारा, बी डेलब्रक एंड लॉरिया के द्वारा, सी पास्चर के द्वारा, डी प्लॉर्ज के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे क्या है, ए है, यानी कि डेलब्रक के द्वारा। म्यूटेशन की क्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम 1838 में डेलब्रुक द्वारा देखी गई। किसी जीव की किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रकृति में अपने आप होते रहते हैं, लेकिन कुछ कारकों द्वारा बहुत उच्च आवृत्ति में उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है। इस आधार पर उत्परिवर्तन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, स्वतः उत्परिवर्तन तथा प्रेरित उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज, आनुवंशिक परिवर्तनशीलता का परम स्रोत है। ए म्यूटेशन, बी जेनेटिक ड्रिफ्ट, सी जीन फ्लो, डी जीन एक्सचेंज। इसका राइट आंसर है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। जाति लक्षणों में अकस्मात होने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। ह्यूगो डी ब्रिज ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया और 1901 में उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया। इसके अनुसार जीव जातियों में नए लक्षण धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी न होकर एक बार में स्पष्ट व स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। अतः आनुवंशिक परिवर्तनशील का परम स्रोत क्या है, म्यूटेशन है। ओके, ये दिया था किसने, ह्यूगो डी ब्रिज ने ये बात बोली थी। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं।
म्यूटेशन इज इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन बिकॉज उत्परिवर्तन उत्विकास के लिए आवश्यक है क्यों? इट काजेस रिकॉम्बिनेशन, इट प्रोड्यूसेस न्यू वेरिएशन, इट ब्रिंग्स ए बैलेंस इन इन्वायरमेंट, इट स्टॉप द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसका राइट आंसर होगा बी, यह नई विभिन्नताएं पैदा करता है, यानी कि इट प्रोड्यूसेस न्यू वेरिएशंस, जिससे नई जीव जातियों का उद्भव हुआ। किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 85, इफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिमूव्ड एंड ट्रांसप्लांटेड इन द किडनी, मतलब कह रहे हैं कि यदि पीयूष ग्रंथि को निकाल दिया जाए और उसको किडनी में लगा दिया जाए तो क्या होगा? ए, प्रोलैक्टिन सिक्रीशन विल इंक्रीज, प्रोलैक्टिन का जो उत्सर्जन है वो बढ़ जाएगा। सिक्रीशन मतलब यहाँ श्रावण करना चाहिए था। चलिए, प्रोलैक्टिन सिक्रीशन विल बी डिक्रीज, प्रोलैक्टिन का जो उत्सर्जन लिखा है गलत है, श्रावण जो होगा वो कम हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन विल इंक्रीज, ग्रोथ हार्मोन का जो उत्सर्जन है वो बढ़ेगा। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन विल डिक्रीज, वृद्धि हार्मोन का उत्सर्जन घटेगा। इसका राइट आंसर है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन विल डिक्रीज। अच्छा क्वेश्चन है। यदि पीयूष ग्रंथि को निकाल दिया जाए और वृक्क में प्रतिस्थापित किया जाए तो वृद्धि हार्मोन का उत्सर्जन घट जाएगा। पीयूष ग्रंथि कपाल की स्फिनॉइड यानी कि सिला टर्सिका एक स्पेस होता है, वहाँ पर एक उस गड्ढे में लगी होती है, और इसका जो वजन होता है भारतीय वेट है, वेट लगभग 0.6 ग्राम होता है, और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉपिक है कालांतर में विकास, इवोल्यूशन थ्रू एजेज। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, किसको रेप्टाइल का गोल्डन एज कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है आर्कियोजोइक एरा, ऑप्शन बी पैलियोजोइक एरा, सी मीसोजोइक एरा, डी सीनोजोइक एरा। तो इसका राइट आंसर है मीसोजोइक एरा को गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल कहते हैं। जरा देखते हैं भाई, लोग तो जुरासिक जानते हैं। अच्छा, जुरासिक पीरियड है, ये एरा की बात की जा रही है, ठीक है। मीसोजोइक एरा इज द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल, नो रिकॉग्नाइजेबल फॉसिल अकर। सीनोजोइक एरा इज द एज ऑफ, जो मीसोजोइक है, सारे ऑप्शन की बात की जा रही है। मीसोजोइक किसके लिए है? रेप्टाइल के लिए। जो सीनोजोइक है ये किसके लिए है? मैमल्स के लिए। गोल्डन एज यानी कि मैमल का वर्चस्व इस एज में था। और द मीसोजोइक एरा इज इंटरवल ऑफ जियोलॉजिकल टाइम फ्रॉम अबाउट 252 to 66 million years ago. It is called the age of reptiles, a phrase introduced by the 19th century paleontologist Gideon Mantell। यानी कि जो गोल्डन एरा वर्ड था ये किसने डाला था? पैलियोंटोलॉजिस्ट थे, यानी कि फॉसिल पे स्टडी करने वाले साइंटिस्ट जिडियन मैंटल, उन्होंने बताया था कि ये गोल्डन एरा होते हैं, यानी कि जो मेसोजोइक एरा है वो किसका? रेप्टाइल्स का गोल्डन एरा था। अगला क्वेश्चन 87, गोल्डन एज ऑफ डायनासोर वाज आर्कियोजोइक, यानी कि जो डायनासोर थे उनका गोल्डन स्वर्ण युग कौन सा था? आर्कियोजोइक, सीनोजोइक, मीसोजोइक या पैलियोजोइक? अभी भी बात हुई है कि जो मीसोजोइक था वो किसका था? रेप्टाइल्स का था। तो डायनासोर भी रेप्टाइल्स में आते हैं, तो इनका भी गोल्डन एज क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि मेसोजोइक युग। और इस युग के जुरासिक शक में पुष्पी पादप अर्थात आवृत बीजी की उत्पत्ति हुई थी। इसी समय मेसोजोइक में ही जो आवृत बीजी थे, इस तरह के पौधे यानी कि कैसे एंजियोस्पर्म जो पौधे थे उनका भी क्या हुआ? उत्पत्ति हुआ। ध्यान दीजिए, वर्चस्व नहीं, उत्पत्ति था इसमें। अगला क्वेश्चन है 88, फर्स्ट एम्फीबियन अपीयर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। थोड़े थोड़े मिसप्रिंट हैं तो उसको संभाल के पढ़ेंगे तो हेल्पफुल है। फर्स्ट एम्फीबियन अपीयर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, सबसे पहले जो एम्फीबियन थे, उभयचर थे, वो कब उनकी उत्पत्ति हुई थी? पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिल्यूरियन। इसका राइट आंसर है सी डिवोनियन पीरियड। गोल्डन एज था किसका? फिशेस का। एक मिनट, सॉरी, फर्स्ट एम्फीबिया एंड क्या बोलते हैं, पर्मियन डिवोनियन पीरियड था किसका? एम्फीबिया का। और जो फिशेस थे इनकी ओरिजिन हुई थी डिवोनियन पीरियड में, याद रहे। और यानी कि डिवोनियन पीरियड में एम्फीबिया का ओरिजिन हुआ था, फर्स्ट एम्फीबिया, एंड गोल्डन एज ऑफ फिशेस ओरिजिनेटेड इन डिवोनियन पीरियड। अगला क्वेश्चन है 89,
मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 है सीनोजोइक, लिस्ट 2 है लाइफलेस अर्थ, लिस्ट 1 है मिसोजोइक, इसके सामने लिस्ट 2 है एज ऑफ फिशेस, लिस्ट 1 है पैलियोजोइक, इसके सामने लिस्ट है एज ऑफ मैमल्स, आर्कियोजोइक, इसमें सामने लिस्ट है एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो पहले दिख रहा है कि आर्कियोजोइक लिखा है, तो मतलब ए डी का 1 होगा। तो देखते हैं डी का 1 कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आर्कियोजोइक में गलत किया, पैलियोजोइक। देखते हैं आर्कियोजोइक लाइफलेस तो होना चाहिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है कि दिया तो है डी का 1, ठीक तो है डी का 1। देखते हैं बी आंसर दिया हुआ है, ए का 3 दे रहा है, ए का 3, ठीक है एज ऑफ मैमल्स सही यहाँ मिला हुआ है। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। सीनोजोइकेरा एज ऑफ मैमल्स है और मिसोजोइकेरा एज ऑफ रेप्टाइल है। पैलियोजोइकेरा एज ऑफ फिशेस बोला जाता है। आर्कियोजोइकेरा में लाइफ का डेवलपमेंट नहीं था, कोई एवोल्यूशन लाइफ का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 90 है असर्शन एंड रीजन की बात करेंगे।